गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू प्रथम मिश्रा लेट्स टॉक स्टॉक्स पर। आज फाइनली एक चौथा दिन भी हो गया जहां मार्केट लगातार निगेटिव रही, हमारी निफ्टी 50 इंडेक्स। बट अगर हम देखें और मार्केट में लगातार एक प्रेशर बना हुआ, पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं यूएस में वापस से एक रैली, बिटकॉइन ने सडन छलांग मारी ऊपर की तरफ, और बिटकॉइन ने कहीं ना कहीं यूएस मार्केट को भी वापस घसीटना चालू करते उस समय एशियन मार्केट को भी एक तेज़ी मिलनी चालू कर गई। और हमने इसीलिए जब एक किस्म से डाउन टर्न बना था तो हमने एक यूएस का वीडियो फोकस्ड एक शेयर पे हमने वीडियो बनाया था एमएसटीआर माइक्रो स्ट्रैटेजी पे। और अगर आप चाहें वो आप देख सकते हैं, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है जिसने जेपी मॉर्गन से लेके हर बड़ी बैंक को और इवन इंडेक्स एसएनपी से लेके एक किस्म से यूएस फाइनेंशियल मार्केट्स में एक किस्म से बहुत फुरोर है। आप अगर बोलेंगे तो एक किस्म से वो बहुत ही एक, जैसे अभी आईपीओ की बात यहाँ इंडिया में काफ़ी चल रही है, हम उसके बारे में आज एक लिस्ट बात करेंगे थोड़ा डिटेल में। बट अगर माइक्रो स्ट्रैटेजी को देखेंगे तो बहुत ही एक डिफरेंट बिजनेस मॉडल है। उनके जो सीईओ है वो काफ़ी लगते हैं, एक इंटरप्राइजिंग लगते हैं, और वो चीज़ आपको देखने को मिलती है। सेलर नाम है उनका। और बट इसको आप कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन ना लीजिए, क्योंकि मैं यूएस स्टॉक्स पे जोर ये चीज़ें बोलता हूँ। बल्कि मेरा कोई एम्बिट नहीं है, आम्बिट नहीं आता सेबी का कि हाँ, ये चीज़ हम यूएस स्टॉक्स के बारे में बोल सकते हैं। बट मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यूएस स्टॉक्स में जब तक आप पूरे तरीके से उसके रिस्क को नहीं समझते हैं, आपको उसमें कहीं ना कहीं एक पोर्टफोलियो बैलेंस और आपका कन्विक्शन बहुत हाई होना चाहिए एक यूएस स्टॉक को लेने में। और उस हिसाब से उसको रखने में शेयर लगभग 70-80% कभी भी डाउन हो जाता है, उसके बाद 5-6 गुना भी हो जाएगा। बट वो आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ कंपनीज हीरो टू जीरो भी होती है, जीरो टू हीरो भी हो जाती हैं। तो उस हिसाब से आपको ये मार्केट में इन्वेस्ट, पर हमारे पास उतनी ऑडियंस भी नहीं है क्योंकि, और ये मुझे कैसे पता लगता है, क्योंकि जब हम यूएस स्टॉक्स के बारे में फोकस वीडियो बनाते, ऑल दो मैं बहुत चाहता हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है यूएस स्टॉक्स में। इवन अगर आप चाइनीज स्टॉक बोलेंगे या लैटिन अमेरिकन स्टॉक्स बोलेंगे जो नैस्डैक में लिस्टेड है, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे। बिजनेस मॉडल उनके बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत ही, और उनके पास एक दुनिया कैप्चर करने का एक जो भूख रहती है, विच मेक्स इट इनडिस्पेंसिबल। कि अगर आप, मैं बात करता हूँ कि इंडिया के पास एक किस्म से अगर कोई बिजनेस मॉडल है जो कि अपने पास प्राइसिंग पावर रख रहा है, तो आप देखेंगे कि उसकी एक लेंथ होती है जहाँ तक वो टैम होती है, जहाँ पे वो लोग के पास जा सकता है, वहाँ ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। बट यूएस की कंपनीज जो होती है, जो टॉप कर रही होती है, जो अच्छा, वो पूरी दुनिया को अपनी एक मार्केट समझती हैं। और यूएस में एक प्राइसिंग पावर है, एक किस्म से हाई नेटवर्थ लोग हैं वहाँ पे, एक हाई पर कैपिटा इनकम है, वो हाई पर कैपिटा इनकम यूरोप जैसे देशों में भी घुस जाते हैं, तो इसलिए वहाँ की कंपनीज आप देखेंगे काफ़ी पैसा बना ले जाती हैं। तो उस हिसाब से मेरे को यूएस स्टॉक्स, तो हम जब यूएस स्टॉक्स पे बात करते भी, हमें कई बार यूट्यूब वीडियो पे सजेशंस आते हैं, हम बात करते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली काफ़ी डर लगता है जब मैं एक यूएस स्टॉक, कि आप उसको एक बाय और सेल रिकमेंडेशन लेके आप खरीद ना लें, क्योंकि मैं शायद उससे एग्जिट ले लूँगा या एंट्री ले लूँगा, या मेरे पास 3-4-5 स्टॉक्स उसके पास हेज की तरह रहेंगे जो मैं मेरे को ऑफसेट कर देंगे, या मैं मेंटली और शायद मैं उस लॉस को बेयर करने के लिए रेडी बैठा रहता हूँ। बट अगर आप ऐसे ही डालेंगे या बिना आप कन्विक्शन के डालेंगे, क्योंकि यूएस आपके कन्विक्शन को टेस्ट करता है और कन्विक्शन से भी ज़्यादा आपको मारता है, तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। बट एक रिवॉर्ड होता है, तो इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा, और इस चीज़ के लिए आपको काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव आपको लेना पड़ेगा। बट हम इंडियन मार्केट पे वापस आ जाते हैं, क्योंकि बॉन्ड्स और यूएस मार्केट ये सब मेरे को बहुत पसंद आती हैं, और कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई करने को लिए भी मेरे लिए बहुत मुझे को अच्छा लगता है। बट अगर हम इंडिया की मार्केट करें, तो इंडिया की मार्केट, हमें यूएस मार्केट इसलिए बहुत ज़्यादा इस समय देखनी पड़ी, और इन सब दिनों के लिए हम देखते हैं यूएस मार्केट की तरफ। इंडियन मार्केट बहुत बोरिंग है, बहुत ही कंसोलिडेट कर रही है, इंडेक्स ही जा रहे हैं, कुछ एक सेट ऑफ स्टॉक जा रहे हैं। पर अगर आप पूरे एक किस्म से आम्बिट को देखेंगे, पूरे आप एक उसको देखेंगे कि जो पूरी लिस्ट, जो बुफे है, जो आपका जो 80-90% स्टॉक है जो रिटेल के पास पड़ा रहता है, उसमें कहीं ना कहीं जान नहीं दिख रही है। नीचे के नीचे वो सरकते जा रहे हैं, उनमें कंसोलिडेशन नहीं है, उनमें एक किस्म से बेयर मार्केट ही है। अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स में देखेंगे या स्मॉल कैप कंपनीज को अगर आप देखेंगे, माइक्रो कैप में देखेंगे, तो लगभग आपको कहीं ना कहीं 20% के नीचे ऑलमोस्ट आधी कंपनियां ट्रेड कर रही हैं, विच मेक्स इट एक कि बियर मार्केट सिनेरियो हमारा बन चुका है। बट एक साल पहले अगर आप देखें तो आपको कोई बिजनेस नहीं मिल रहा था एकदम 40-50-60 का पी, इतना नॉर्मल लग रहा था। पर अब आपको कंपनीज ऐसे में मिल रही जहां 10-12-13
मतलब 8, 10, 12, 13 के पी में भी कंपनीज मिल रही हैं, 30% की ग्रोथ रेट पे मिल रही हैं, और ये चीज़ माइक्रो कैप में काफ़ी मिल रही हैं। बट बात वही है कि आपके पास पैसा लिमिटेड होता है, तो कहीं ना कहीं आप एलोकेट कर देते हो, उसके बाद फिर आप बैठ जाते हो। बट ये अगर आपके पास पैसा है तो इससे बढ़िया डालने का कोई समय नहीं हो पाएगा, इससे भी बढ़िया आते रहेंगे। बट बात है कि ये समय बढ़िया है, हम रिलेटिव सेंस में बात कर रहे हैं, ये एब्सोल्यूट नहीं है। तो रिलेटिव सेंस में ये बढ़िया समय है, इससे बढ़िया और भी आ सकते हैं, इससे बहुत बढ़िया और भी आ सकते हैं, इससे और बढ़िया भी आ सकते हैं। मेरे हिसाब से आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बट आप एक परसेंटेज एलोकेट करके आप उस बढ़िया और बढ़िया और बढ़िया और बढ़िया के ऐसे बकेट बना के आप उसमें अपना एलोकेट कर सकते हैं। पर अगर आप मेरे जैसे हो चुके हैं कि जिस तो फुली इन्वेस्टेड हो चुका है, 100% इन्वेस्टेड है, तो दिल मजबूत करके हमें बस इस शो को एंजॉय करना है, क्योंकि ये भी एक पार्ट ऑफ द गेम है जहाँ बोरिंग और चीज़ें हैं और जहाँ वीक हैंड्स हैं उनको निकाला जाएगा मार्केट से। और ये वीक हैंड निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो थ्योरी चलती है कि एवरीबडी कांट गेट रिच एट द सेम टाइम, तो उस थ्योरी के साथ ये फिलॉसफी होल्ड करती है कि जो वीकर हैंड्स है वो मार्केट इतना मारेगा, लोगों के स्टॉप लॉस कटवाएगा, लोग का पेशेंस टेस्ट करेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि बंदा पैसे से जब तक ना हारे और जब तक पेशेंस से ना हारे, होप से ना हारे, तब तक वो इस माल को, अपने स्टॉक्स को पकड़ेगा। पर कहीं ना कहीं जब 5%, 10% की रैली आएगी तो वो इंसान अपने स्टॉक्स बेचेगा, अपना म्यूचुअल फंड रिडीम करेगा, हाथ जोड़ेगा और अपना वापस बैक टू गेम हो जाएगा, चाहे वो जाए। तो कहीं ना कहीं जितनी जितनी एफडीआर टूटी हैं, जितने फ्लैट्स बेचे गए हैं, सब स्टॉक मार्केट में आया है। और भी बहुत ही फनी चीज़ मैं देख रहा था कि कहीं ना कहीं आपके जो जीएसटी जो कट हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो जीएसटी कट से लोगों ने स्टॉक्स तो नहीं खरीद लिए कि रियल टाइम में ग्रोथ ही नहीं आ रहा है। तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि क्या ऐसा चल रहा है। बट अगर आप के लिए वो पैसा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आगे 1 साल 2 साल के लिए, तो होल्ड करें। और अगर आपके पास और पैसा आ रहा है तो उसको और डिप्लॉय करते रहे, ये शायद एक अच्छा समय है, और भी अच्छे समय आ सकते हैं। बट 1 साल से पहले अगर हम तुलना करें तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। और अगर हम देखें तो रुपी लगातार 90 के पार भी चला गया है और रुक नहीं रहा है, 90.14 हो गया। और कहीं ना कहीं जब तक ये गिरावट नहीं थमेगी, हमने जो बात करी थी कि भले ही 93 पहुंच जाए झटके में, पर हमें कंसोलिडेशन दिखना चाहिए। जब तक कंसोलिडेशन नहीं दिखेगा तब तक आप उम्मीद नहीं कर सकते कि ये मार्केट में वापस तेज़ी आएगी। और कहाँ से आएगी अगर अगर एफआईज नहीं है, अगर सेंटिमेंट हिला हुआ है, और मैं करेंसी को मैं हेज नहीं कर पा रहा हूँ, या करेंसी में मैं हेजिंग एफेक्ट्स लॉस ही मैं इतना ज़्यादा कर ले रहा हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं नहीं आऊँगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं एक हफ्ते में मैं 1% का लॉस यहीं खा ले रहा हूँ, तो आप कैसे उम्मीद करेंगे आप अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न बना लेंगे। ये चीज़ एफआईज पे, और ये कहीं ना कहीं सेंटिमेंट बिगाड़ता है। और जैसे ही एआई की रैली वापस आती है तो आप देखेंगे कि और पैसा जो है वो वापस फ्लो जाएगा, क्योंकि यूएस के स्टॉक्स, ये जो गिरावट आई थी इसमें काफ़ी हैंडसम प्राइजेस पे आ गए थे, इवन आ गए हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मौका, अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही थी। तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। ऑल दो कुछ सेक्टर से, कुछ स्टॉक से अगर आप आज की बात करें तो पीएसयू बैंक के थोड़े से स्टॉक्स जो है वो गिरे। और बात ये हुई जब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्लेरिफाई किया कि एफडीआई लिमिट कोई इनकी चिंता नहीं है, उसको या हेर फेर करने के बारे में नहीं सोचे। और बात ये होती है कि जितना भी आप उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर देंगे, मार्केट की थिंकिंग के हिसाब से बात कर रहा हूँ, कि जितना भी आप सोचेंगे कि मैं और लोगों में बांटूं और मैं उसको थोड़ा सा पब्लिक कर दूं, उतनी ज़्यादा एक किस्म से स्क्रूटनी होती है, और उतना ज़्यादा एक किस्म से मैनेजमेंट इम्प्रूव होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के टर्म्स में घुसने लगते हो, सोचने लगते हो। तो उस हिसाब से मार्केट को वो चीज़ अच्छी लगती है, और जब आप उस चीज़ से पीछे हटते हो तो कहीं ना कहीं मार्केट को वो चीज़ उतनी पसंद नहीं आती है। पर जो करेंसी वीक का फायदा है वो आईटी इंडेक्स को दिख रहा है। कहीं विप्रो को अगर आप देखें, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब बड़े हैं, एलटीआई, माइंट्री, कोफोर्ज। और अगर आपकी करेंसी वीक हो गया और मैं बाहर से ही ज़्यादा बना के आ रहा हूँ, मैं मान लीजिए $100 की बिलिंग कर रहा था और अभी मेरे को 85 पे डॉलर चल रहा था, तो मैं घर 8500 ही लेकर आ रहा था। पर अब मैं घर लेकर आ रहा हूँ, जब 90 रुपये हो गया तो मैं 9000 रुपये लेकर आ रहा हूँ। तो मेरे खर्चे आईएनआर में है, पर मैं बिलिंग में डॉलर्स में है। तो वो जो गेन आ गया वो मेरे को कहीं ना कहीं कांस्टेंट करेंसी के अलावा जो हमें गेन मिल रहा है वो रुपीज़ में हमें बेनिफिट कर रहा है। तो वो आप देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स में, पर आईटी स्टॉक्स को अगर हम देखें तो वही चलता है कि ये 4-5% का गेन, 2-4% की ग्रोथ, तो उसी पे कहानी चलती रहती है। कोई बहुत उतरंगी चीज़ें नहीं हो रही, बट कुछ स्टॉक्स हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं, अच्छी स्पीड पे चल रहे हैं। तो वो चीज़ें हमें थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी कि हमारी नज़र थोड़ी वहाँ पे
रहनी चाहिए। तो निफ्टी फाइनेंशियल, निफ्टी बैंक, अगर हम पीएसयू बैंक की बात करें, पीएसयू बैंक सबसे ज़्यादा लीड करता है, तो पीएसयू बैंक में जो खबर आई उसको थोड़ी सी दिक्कत मिली है। तो इस हिसाब से अगर हमें देखना पड़ेगा कि ये कैसे चल रहा है। बट अगर हम यूएस, अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो लगभग पैसा जो है वो लगातार, एफआईज जो है वो लगातार सेल करते चले जा रहे हैं। मीसो का आईपीओ, दोबारा एक आईपीओ और आ गया, बड़ा आईपीओ, 5,500 करोड़ का आईपीओ, और सब्सक्रिप्शन इसमें बढ़ता चला जा रहा है, लगातार काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने 2-4 दिन पहले एक वीडियो भी बनाया था जहाँ पे हमने ब्रोकरेजेस की बात करी थी कि उन्होंने क्या क्या एस्टिमेट दिया उसमें। कि एक ब्रोकरेज हमने आपको बताया था कि नोटिस था उसमें कि जब तक पेपर्स आने बंद नहीं होते न्यू ऑफरिंग्स किसी भी तरह की, तो मार्केट से लिक्विडिटी बहुत सख्त कर ले रहा है कि बाकी जो सिक्योरिटीज़ हैं वो उनको लिक्विडिटी मिल नहीं रही है, और जो अनाप शनाप जो वैल्यूएशन हो जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो आपके स्टॉक्स नए आ रहे हैं वहाँ पे आपको मिल जा रही है, जो कि एक किस्म से फैंसी स्टोरी पे चल रहा है। तो रिटेल का ध्यान पूरा आईपीओ पे जा चुका है, क्योंकि ऑब्वियसली नॉर्मल मार्केट में कुछ हो नहीं रहा है। तो एक किस्म से आप कैसे ही एक्सपेक्ट करते हो कि कुछ अच्छा हो रहा होगा। तो उस हिसाब से, पर जैसा अभी एक किस्म से न्यूज़ आई है कि 2025 में जो है, 2025 में 63% आईपीओ का पैसा जो है वो कंपनीज को ना जाके वो प्रमोटर्स और प्राइवेट इक्विटी को गया हुआ है। तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि अगर स्मार्ट मनी है छोड़ रहा है वो पैसा, या वो शेयर्स मार्केट में छोड़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अच्छे दाम पे तो नहीं छोड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने लिए बहुत अच्छे है, आपके लिए अच्छे प्राइसेस नहीं है, उसके लिए अच्छे प्राइसेस हैं। ऑब्वियसली वो कम प्राइस पे क्यों नहीं, कई प्रमोटर्स होते हैं जो अच्छे पे देखते हैं। अभी हमने जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का देखा, बजाज फाइनेंस ने लॉक इन पीरियड होते ही सेल किया है। तो वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा। बट 63% पैसा अगर प्राइवेट इक्विटी और ऑफर फॉर सेल जिसे हम बोलते हैं, तो एक किस्म से अगर मैं इस चीज़ को क्लियर करूँ जिसको लोगों को नहीं पता है, तो आईपीओ में पैसे दो दो तरह से जाते हैं। एक फ्रेश इशू जाता है और एक ऑफर फॉर सेल जाता है। फ्रेश इशू में नए स्टॉक्स मिलते हैं, कंपनी उसको कहीं ना कहीं नए नए जगह जहाँ एक्सपेंशन कर रही होती है, नया प्लांट बैठाना रहता है, एडवर्टाइजिंग, इन सब चीज़ों में वो स्पेंड करती है। बट ऑफर फॉर सेल होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको वो पैसा जाता है और वो ऑफलोड करके शेयर निकल रहे होते हैं, वो फाउंडर्स होते हैं, प्राइवेट इक्विटी जो कि स्टार्टिंग से पैसा बनाए रहते हैं। उनका मकसद होता है कि वो शेयर्स बेचे और गेन ले और दूसरी कंपनी की तरफ जाए, उनको लंबा नहीं खेलना रहता है। तो उनके बेसिकली वो पुश करते रहते हैं कंपनीज को आईपीओ लाने के लिए, जैसे उनको एक किस्म से एग्जिट मिल पाए। तो जो 63% है, अगर आप देखें तो एक काफ़ी बड़ा अमाउंट है जो कि जा रहा है। अब जैसे कि आप एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का देखें तो उनका 100% ऑफर फॉर सेल था, मतलब एक्सपेंशन पे कोई पैसा नहीं गया, सिर्फ कोरियन प्रमोटर्स जो है उन्होंने पूरा पैसा जो है वो बेच के निकल गए हैं। वी वर्क इंडिया की अगर आप बात करें तो उन्होंने 100% ओएफएस किया, मतलब प्योरली वो एग्जिट कर गए हैं, कोई पैसा एक्सपेंशन में नहीं आया। टाटा कैपिटल की अगर आप बात करें, टाटा जिनकी बहुत सिर्फ नाम पे चीज़ें बिक जाती, तो 15,500 करोड़ का जो था। और लेंस कार्ड भी अगर आप देखें, पर आईओएफएस का जो मैटर था वो लगभग 60 से 70% था। तो हाई वैल्यूएशन पे चीज़ें चपकाई जाती हैं, 2 क्वार्टर पहले से कॉस्ट कंट्रोल किया जाता है बहुत तरीके से, और बैलेंस शीट को बहुत फैंसी रख के उसको प्रॉफिट दिखाया जाता है, या छोटा मोटा लॉस करके आपको बेच दिया जाता है, और बेस्ट रेवेन्यू होता है। मतलब एलजी का अगर आप देखें तो अगले ही क्वार्टर में अर्निंग्स और सब चीज़ धड़ाम हो गई थी। तो उस हिसाब से अगर आपको देखना पड़ेगा, तो अगर आप अर्बन कंपनी का एग्जांपल ले लें, तो जैसे अर्बन कंपनी ने पिछले साल FY24 में 93 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था, पर FY25 में जब वो पब्लिक जाने वाले थे तो उन्होंने 240 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो ऐसा अचानक से क्या होता है कि वो कंपनी तुरंत प्रॉफिटेबल हो जाती है। फिर आप देखिए कार ट्रेड, जोमेटो, पेटीएम, इन सबको 3-4 साल लग गए कि वो अपना प्राइस भी नहीं पा पाते हैं। तो उस हिसाब से आपको चीज़ें देखनी पड़ेगी कि उस हिसाब से क्या होता है। अब जैसे अगर आप मामा अर्थ को भी देख ले, तो आईपीओ के पहले उन्होंने 29 करोड़ का प्रॉफिट दिया था, पर आफ्टर आईपीओ जो है वो 19 करोड़ का लॉस दिखा दिया था। तो अगर आप अर्बन कंपनी भी देखें तो पहले ही जो रिजल्ट आता है उसमें उन्होंने लॉस दिखा दिया। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। बट अगर आप ये सब न्यूज़ क्यों, एक द्रोणाचार्य करके जो कंपनी थी, अगर आप उसका देखेंगे तो सेबी ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो लगभग
35% जो उनका FY24 का रेवेन्यू था वो लगभग शेल कंपनी से इधर उधर से लिया गया था, कहीं ना कहीं फेक ट्रांजैक्शन हुआ था, और वरना वो कंपनी लॉस दिखाती पर उसने 8 करोड़ का प्रॉफिट दिखा दिया था। तो उस हिसाब से अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हाइप हो, और कहीं ना कहीं ऐसी भी खबरें आई हैं कि एक फेमस ये आप यूट्यूबर ने डाला है कि कैसे जैसे फिजिक्स वाला पर हम उस चीज़ का क्लेम नहीं ले रहे हैं, हमारे पास ऐसी कुछ नहीं आई, ऑब्वियसली चैनल का साइज इतना छोटा है, ना हमें पर्सनली ये चीज़ बताएगी, ये चीज़ ऑनलाइन है तो हम बोल रहे हैं क्योंकि उनका क्लेम है। तो कहीं ना कहीं कि फिजिक्स वाला की तरफ से उनकी तरफ से आया था कि आप इसके बारे में अच्छी बात करें। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर के थ्रू आपको कोई ना कोई आईपीओ बेचे जा रहे हैं तो आप उसको समझे, पर ठीक है, लोग जीएमपी देखते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हैं, उस पर लिस्ट कर देते हैं। तो जब तक ये कहानी चल रही तब तक चल रही है और सब, और ठीक है, जब तक है तब तक है। तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे पैसा डाल रहे हैं। आप सिर्फ नए स्टॉक्स जो कि लिस्ट हो रहा है आप उसके हाइप पे पैसा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उन स्टॉक्स का देखा है कि क्या हश्र होता है, फिर जब तक वो वापस आते हैं तब तक कुछ भी हो जाता है। पर अगर आप कई लोग ऐसा बोलते हैं कि सेबी को बोल देना चाहिए कि जब तक 2 साल 3 साल तक कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है तब तक वो नहीं आ सकती, बट ऐसे तो करके कोई मतलब कोई मतलब दिस इज नॉट गुड फॉर कैपिटलिज्म वर्ड, क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे इरादे नेक हैं और मुझे पैसा चाहिए जहाँ पे मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो सेबी का ये काम नहीं है। सेबी का काम है कि वो आपको सब चीज़ सही चीज़ें बताए, जैसे द्रोणाचार्य ने जो चीज़ गलत की है वो गलत की है, तो वहाँ पे उनके अगेंस्ट एक्शन होता है। पर अगर मैं आके आपको कोई भी कंपनी बोल रही है कि हमारा 100 करोड़ का लॉस है, तो आपकी मर्जी, आप उस पर पैसा डालें, मार्केट की मर्जी आप पैसा ना डालें, म्यूचुअल फंड्स की मर्जी है कि आपने उनको पैसा दे रखा है ऐसा समझ के कि दे आर द ट्रू कस्टोडियन ऑफ अ मनी, तो अगर वो पैसा डाल रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं उसमें आपका भी बिल है। आप ऐसे आईपीओ के साथ आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर शायद समय के साथ अगर वैसी कोई आईपीओ है जो कि ऐसे हरकतें कर रहा है लगातार, तो आप कहीं ना कहीं ये चीज़, पर उसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, इन्वेस्टर्स को एक किस्म से थोड़ी सी जानकारी रखनी पड़ेगी कि उनका म्यूचुअल फंड कैसे कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, और उस हिसाब से कहीं ना कहीं अगर सोशल मीडिया पे ऐसी रेज होता है या बिट या एक किस्म से रेज अगर होता है, वो बॉयकॉट होता है, तो यही एक किस्म से सोल्यूशन है। तो शायद कुछ जो म्यूचुअल फंड्स कंपनीज हैं वो शायद थोड़े हाथ खींचेंगे, थोड़ा डिसेंट डिसीजन लेंगे। आपने जैसे अमेरिका में काफ़ी होता है, जैसे गेम सॉफ्ट, जैसे रेडिट पे चीज़ें चलती हैं, थ्रेड चलता है, और फिर वो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट आके रिटेलर खड़ा हो जाता है और वो शॉर्ट ट्रैप कर लेते हैं। इस हिसाब से चीज़ें जब इंडिया में होने लगेंगी तो ये चीज़ों का कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन आएगा। बट इसका जो मेन थेसिस है, मेन बेस है, वो यही है कि कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जागरूक होना पड़ेगा, उनको कुछ खबरें जाननी पड़ेंगी, तभी वो आ सकता है। बट अगर कोई नहीं जानेगा, कुछ नहीं जानेगा, और हमारा चैनल बेसिकली इसी चीज़ के लिए रहता है कि हम सही को सही, गलत को गलत बोलने की कोशिश करते हैं और अपने हिसाब से एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच। आप ज़रूर हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और एक बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही एक किस्म से हम हाई ग्रेड चैनल बनाने की इसको कोशिश कर रहे हैं, और हमारा कंटेंट देख के आपको ऐसा लगता भी होगा। सो थैंक यू सो वेरी मच। ज़रूर हमें फीडबैक दें। थैंक यू।